जेईई मेंस का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि काउंसलिंग के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी या फिर काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे कोई गलती हो जाए। मैं आपको अश्योर करता हूँ वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरा प्रोसीजर बहुत ढंग से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोसा का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को मैं। तो यार जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसकी काउंसलिंग का पोर्टल 19 जून को शुरू होगा। अब सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों को नहीं पता होती कि जोसा में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसने जेईई का एग्जाम दिया है वो हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो या ना हो। और दूसरी बात, जोसा के थ्रू 3 IIITs जो हैं अपना सीट अलॉटमेंट नहीं करती हैं। पहली IIIT बेंगलोर, दूसरी IIIT हैदराबाद, तीसरी IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली के लिए आपको JAC दिल्ली की साइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और IIIT बेंगलोर और IIIT हैदराबाद के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस बात का प्लीज़ सब लोग ध्यान रखें। और अगली इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया कि जोसा काउंसलिंग में हर कोई जिसने जेईई का एग्ज़ाम दिया है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ आपकी रैंक कितनी आई है जेईई मेंस में उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जोसा बेसिकली एक लिंक की तरह काम करता है कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के बीच में। जितने भी कॉलेज हैं उनको बच्चे चाहिए और जितने बच्चे हैं उनको कॉलेज चाहिए। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बीच में एक लिंक है जोसा, बस। ठीक, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट्स से कि जोसा काउंसलिंग के टाइम पे हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास ना। और एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होती है जो आपको स्कूल से मिलती है, ठीक है, 12th के बाद। तो प्लीज़ वो पासिंग सर्टिफिकेट भी साथ में रखें। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो दोनों ही अपने पास रखें। अगला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा, तो आधार कार्ड अपने पास रखें आप। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है जेईई मेंस का जो एडमिट कार्ड आपको मिला था और जो जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। काउंसलिंग के टाइम वो लोग चेक करते हैं ये। और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यार कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी अगर पॉसिबल हो पाए तो जोसा पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जोसा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, उसी में बनवाने की कोशिश करें। और यार जो OBC और EWS के बच्चे हैं ना, उनको अपनी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद की ही प्रोड्यूस करनी है वहां जाके ना, ठीक है। अगर उससे पहले की आपकी है तो आप प्लीज दोबारा बनवा लीजिए जल्दी से। और जो SC ST और PWD के जो बच्चे हैं उनकी पुरानी भी चल जाएगी। तो अगला हमारा डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यार मेडिकल सर्टिफिकेट अगर हो पाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से ही बनवाइएगा, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट में। अगर आप किसी प्राइवेट को हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जो हॉस्पिटल है वो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हो, उसमें जो डॉक्टर बैठते हैं ना वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला हमारा सर्टिफिकेट है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा, आपको अलग से जाके बनवाना पड़ेगा। नॉर्मली वो लोग मार्कशीट के साथ देते नहीं है, तो जिस स्कूल से आपने +2 किया हो ना उस स्कूल से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बड़े इजीली मिल जाएगा आपको। तो अगला डॉक्यूमेंट है आपको एक ब्लैंक चेक देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास चेक अवेलेबल नहीं है चेकबुक में तो आप पासबुक की कॉपी भी दे सकते हैं, वो आपके अकाउंट डिटेल्स के लिए होता है बेसिकली ना। और अगला डॉक्यूमेंट डोमोसाइल है। ये डोमोसाइल और जो गैप ईयर जो 2 डॉक्यूमेंट्स है ना, ये किन किन बच्चों को चाहिए, सबको नहीं चाहिए। मैं बता देता हूँ किन किन बच्चों के लिए अर्जेंट है। तो ये जो डोमोसाइल, तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से हो, तो अगर आप हरियाणा की HSTS की जो साइट होती है, अगर उस पर अगर आप रजिस्टर करते हैं और हरियाणा का आपको कोई अगर कॉलेज मिलता है तो वहाँ कोटा लेने के लिए आपको स्टेट डोमोसाइल दिखानी पड़ती है। और रही बात यार गैप ईयर सर्टिफिकेट की, तो अगर आपने +2 के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया है IIT की कोचिंग करने के लिए या फिर किसी भी काम की चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको एडमिशन के टाइम पे ना ये गैप ईयर सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। तो
इसकी आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं गैप ईयर सर्टिफिकेट की। आपको स्कूल नहीं देगा, आपको बाहर से इसकी एफिडेविट बनवानी पड़ेगी। तो यार ये हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको काउंसलिंग के टाइम जिनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी एक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उस टाइम तक, उनके सामने नहीं रख पाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर कह सकते हैं जब एडमिशन लेने जाते हैं, तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है, कि उस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी आपको जोसा की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो उसमें लिखा होगा कि मैं इस डेट तक आपको प्रोड्यूस कर दूँगा, उस पर आपके और आपके जो गार्जियन से पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, जोसा की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले तो यार बता दो आपको, जो काउंसलिंग होगी वो 19 जून से जोसा पोर्टल पे शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको जोसा पोर्टल जाकर रजिस्टर कर लेना है ना। उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। उसके लिए आपको 10 दिन दिए जाएंगे चॉइस फिल करने के लिए, कि आप कौन कौन सी किस किस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस लेने में इंटरेस्टेड है। तो फिर आपको आगे चल के आपकी रैंक के हिसाब से ना वही ब्रांचेस अलॉट की जाएगी। और ये प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। चॉइस फिलिंग में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो जब आपने चॉइस फिल कर दी है तो उसके बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट मतलब ये सैंपल सीट मिलती है आपको, ये आपकी ओरिजिनल सीट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 2023 चल रहा है, 2023 में जेईई मेंस हुआ है, तो इस मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको वो सीट अलॉट की जाएगी जो 2022 में आपकी जितनी रैंक है ना, उतनी रैंक जिस बंदे की थी उसको कौन सा कॉलेज मिला था, उस बेसिस पे ये मॉक सीट अलॉटमेंट की जाती है। और इसके 2 राउंड्स होते हैं। तो अगर उसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं यार मुझे अपनी प्रेफरेंस ऊपर नीचे करनी है, तो आप उसी टाइम अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा राउंड पे होता है मॉक सीट अलॉटमेंट का। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करने की जरूरत है, तो आप उसके बाद आप दोबारा अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो यार ये बेसिकली इसीलिए होता है ताकि बच्चे को ढंग से समझ में आ जाए कि उसको कौन सी ब्रांच कौन सी कॉलेज में मिल सकती है, मिलने के चांसेस हैं, और वो लेने में वो मतलब इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो अपनी ब्रांचेज या प्रेफरेंस वो चेंज कर सकता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट के राउंड्स होने के बाद हमारी जो चॉइस है उनको लॉक करने का टाइम दिया जाता है हमको, कि इस बाकायदा इस डेट तक आप आपने जो चॉइस भी है वहां उनको लॉक कर दीजिए। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप लॉक हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो हमने जो चॉइस भरी थी उसके बाद उसके बेसिस पे हमारी रैंक को लेकर हमें सीट ओरिजिनल सीट दी जाती है, ठीक है। अब यार इसके ना जैसे लास्ट ईयर 6 राउंड हुए थे, तो इसके 5 राउंड तो नॉर्मली होते हैं। तो इन राउंड्स में पॉसिबल है कि अगर आपको पहले राउंड में कोई अच्छी सीट नहीं मिली है तो पॉसिबिलिटी है कि अगले दूसरे तीसरे चौथे या 5वें राउंड में आपको बेटर सीट मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रेफरेंस भरी, 5वीं प्रेफरेंस में आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र की सीएस भरी है, उसके ऊपर आपने एनआईटी वरंगल या एनआईटी त्रिची की सीएस भरी है। तो मान लो आपको पहले राउंड में एनआईटी कुरुक्षेत्र की सीएस मिली है ना, तो उसके बाद जो राउंड्स होंगे तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के सीएस से पहले जो अपने प्रेफरेंसेस भरी है ना, उनमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। उससे अगला हमारा स्टेप होता है फ्रीज फ्लोट या स्लाइड का। तो अभी ये क्या चीज़ होती है, यहाँ बच्चे ना मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ हमने जो सीट अलॉटमेंट किया था ना, यहाँ हमने जो सीट चॉइस फिल करके हमें जो सीट मिली थी, उसके बाद का ऑप्शन होता है फ्रीज फ्लोट या स्लाइड। अब हमारे पास ऑप्शन 3 होते हैं। हमें मान लो हमें सीट मिल गई है, उसके बाद हमें इन तीनों में से एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमें कोई जो सीट मिली है उससे हम संतुष्ट हैं, उससे हम सेटिस्फाइड हैं, या हमारे अंदर ये कि नहीं यार मेरे को जो मिला है ना ये बेस्ट है, इससे ऐसा मुझे नहीं मिल सकता है और मुझे यही चाहिए, तो आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी उसको प्रेफरेंस को, ठीक है। फ्रीज करने पे आगे जितने राउंड्स हैं उनमें आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको बस वो सीट आपके लिए फाइनल हो जाएगी। दूसरा केस ये है फ्लोट का, कि मान लो आपने 5वें नंबर पे एनआईटी कुरुक्षेत्र की सीएस भरी है और उससे ऊपर एनआईटी वारंगल और एनआईटी त्रिची की सीएस हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अगले आने वाले राउंड्स में ऊपर वाली प्रेफरेंसेस मिल सकती हैं, तो आप उस वहां फ्लोट क्लिक करेंगे। फ्लोट से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यार जो मुझे मिला है, जो मेरे को प्रेफरेंस, जो मेरे को सीट मिली है ना, वो तो मेरे पास रहेगी। आगे आने वाले राउंड में अगर मुझे कोई अच्छी मिलती है सीट, इससे जो मेरी ऊपर प्रेफरेंसेस हैं उनमें से कोई मेरे को मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मेरे पास मेरी ये फाइनल हो जाएगी। इस ये फ्लोट का मतलब होता है। तो इसके बाद आता है हमारा स्लाइड का ऑप्शन।
तो बेसिकली स्लाइड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता स्लाइड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको NIT कुरुक्षेत्र मिल गया, उसमें केमिकल मिली आपको। अब आपको ये लगा कि यार NIT कुरुक्षेत्र तो बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका कैंपस बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, तो आपने मन बना लिया कि मुझे रहना तो NIT कुरुक्षेत्र में ही है, लेकिन यार मेरे को केमिकल मिली है, तो अगर मेरे को इसी कॉलेज में मैकेनिकल या CS मिल जाए तो यार बहुत अच्छा होगा। तो आपको अगर कॉलेज सेम रख के चॉइस, या फिर कह सकते हैं आपकी जो ब्रांच है उसमें आपको बेटर चाहिए, तो उस टाइम पे आप स्लाइड चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉलेज आपका सेम रहेगा, और अगर आपने उस सीट्स जो आपको मिली है उससे ऊपर आपने उसी कॉलेज की कोई और प्रेफरेंस भरी है तो वो आपको मिल जाएगी अगले राउंड्स में। तो यार ये होती है हमारे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आई होप सभी बच्चे ढंग से समझ गए होंगे इनको। तो यार एक बार जब ये हो जाते हैं ना, आपको जब आपकी फाइनल सीट मिल जाएगी सारे राउंड्स होने के बाद, फ्रीज किया चाहे आपने फ्लोट किया है या फिर आपने स्लाइड किया है, जो लास्ट राउंड होता है उसके बाद सबकी अपने आप फ्रीज सीट हो ही जाती हैं। तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपको, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई खराबी या कोई दिक्कत लगता है कॉलेज को, तो वो आपको क्वेरी रेज करते हैं वो लोग। अब जरूरी नहीं कि यार सबके लिए क्वेरी रेज हो, सबके डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी रेज हो, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी रेज हो जाती है, फिर वो उनको टाइम देते हैं कि आप आपके ये इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो आप जाके इसको सही करवा के हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर जो है सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए। तो उसके बाद क्या होता है, आपको एक फीस पे करनी होती है, नॉमिनल फीस होती है, जो आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो ना किसी कॉलेज में, उसके लिए आपको पे करवाई जाती है। पार्शियल फीस होती है, बाकी की फीस वो आप किसी भी मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में आपके एडमिशन होता है वहां जाके आपका, जब आप एडमिशन लेते हैं वहां जाके पे कर सकते हैं। तो यार ये है हमारा पूरा जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो जहां तक मुझे पता होगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं बड़ी जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।